एक और ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को शेप कर रहा है, सिटीज़ का फ्यूचर। आज का ड्रीम सिटी सिर्फ हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं है, ये मोबिलिटी के बारे में है, क्लीन एयर के बारे में है, पब्लिक स्पेसेस के बारे में है, डिजिटल एक्सेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में है। बिल्कुल, और स्मार्ट सिटीज मिशन अब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 100 सिटीज में 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन अब रियल चैलेंज एक्सपेंशन का नहीं है, सवाल अब लिवेबिलिटी का है। इस डिस्कशन को लीड करने के लिए इनवाइट करूंगी विपिन भट्ट को, और उनके साथ मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर अन्ना रॉय, प्रोग्राम डायरेक्टर नीति आयोग, मिस्टर अशोक कुमार त्यागी, MD DLF, गुलाम जिया इंटरनेशनल पार्टनर, सीनियर ED नाइट फ्रैंक इंडिया, और कमल पोद्दार, MD चॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार जोरदार तालियों से। प्लीज वेलकम आवर पैनलिस्ट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू दीपाली, थैंक यू श्रेया। AI, क्रिप्टो और फिर अभी अजय सर का एक शानदार सेशन। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बातें हो गई, लेकिन अब बात कर लें आपके घर की, आपके शहर की, यानी कि रियल स्टेट की और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसके लिए एक शानदार पैनल हमारे साथ है ही। रियल स्टेट की जब भी बात आती है तो वो सपनों का घर ऐसे करके बात शुरू होती है, फिर शहर तक बात चली जाती है, फिर ट्रैफिक आ जाता है, फिर कंजेशन आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ आपका घर नहीं है, वो घर किसी आइसोलेशन में नहीं होता, किसी शहर का हिस्सा है, और वो शहर एक तरह से आपके घर का एक्सपेंशन होता है। तो आज वो सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे, और उसके लिए शुरुआत मैं अन्ना रॉय मैम से ही करता हूँ, क्योंकि वो नीति निर्धारकों में भी हैं, नीति आयोग से हैं। मैम, एक तो घर, उस पर आते हैं, लेकिन घर जिस शहर में है वो ज़्यादा चर्चा में आजकल हो चले हैं। दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, हैदराबाद टू एन एक्सटेंड ले लीजिए, और फिर ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। तो शहर हमारे बड़े हुए, उनमें बहुत रोज़गार के मौके बने, हाईली अर्बनाइजेशन की जिस स्पेस पे अभी हम हैं वो बहुत रफ्तार तेज़ है और सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे इन शहरों में थोड़ा सा रहना मुश्किल हो चला है। आपने इस पे काफ़ी काम भी किया है। तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक आम व्यक्ति के दिल का दर्द भी समझ लीजिए आप इसको, और आज की ज़रूरत भी है कि हम अपने शहरों को बदलते वक्त के साथ कैसे बदले। वो बदले तो हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बदले जहाँ ईज़ ऑफ लाइफ हो, वो थोड़े कठिन से हो गए। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। दूसरा, अगर आप माइंड ना करें तो मेरा नाम अन्ना रॉय है, अन्ना रॉय नहीं है। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैम। यस, नहीं, नॉर्थ इंडिया में आई फेस दैट, नॉट योर फॉल्ट। सो बेसिकली आपने एकदम मुद्दे की बात की, और हम सब दिल्ली में हैं, हम सब फेस करते हैं NCR में ये इशू, बाकी बड़े शहरों में भी सिमिलरली फेस होता है। तो 2023 में हमको ये काम दिया गया नीति में कि भाई हमारे शहर तो बढ़ रहे हैं, कुछ सूत्रों की माने तो आज इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम। शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे शहर हैं, आर दे फ्यूचर रेडी, आर दे रियली लिवेबल, ये मुद्दा आया। तो हमने 3 महीना रिसर्च किया, जिसमें कि हमने 12 शहर जो कि प्लान्ड वे में ग्रो हुए हैं उनको एग्जामिन किया। हमने 24 रिपोर्ट्स किए, और उनके जो पूरा एग्जामिनेशन के बाद हमने 10 इन्फ्रेंसेस निकाले जो किसी भी शहर के प्लानिंग में आना चाहिए। और जब हमने उसको कंपेयर किया हमारे प्लानिंग में, तो हमने देखा हमारी प्लानिंग में काफ़ी कमियां हैं। एक तो हम बड़े स्पेशियल वे में प्लानिंग करते हैं, हमारा बड़ा रिएक्टिव प्लानिंग है। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ा है तो फ्लाईओवर कर दो, अंडरपास कर दो, रिंग रोड कर दो, या यहाँ पे कुछ और डेवलप कर दो। सो काफ़ी रिएक्टिव है। और फ्रेगमेंटेशन तो है ही, इंस्टीट्यूशनल जो सिस्टम है उसकी कमियां तो है ही हैं।
तो उस पूरे 3 महीने के निचोड़ में हमने 4 माइंड शिफ्ट्स दिए टू री इमेजिन अर्बन प्लानिंग, जो कि हमको लगा कि अगर हम आगे अपना विकसित भारत का ध्येय हासिल करना है तो इन चारों चीज़ों पे हमको प्लानिंग को आधारित करना होगा। सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक आउटलुक लें। अभी क्या है, आप शहर का प्लान करते हैं, कोई इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। लिवेबिलिटी इज़ नॉट कि आपके पास अच्छा ओपन स्पेस हो और बाकी चीज़ें, अगर आपके पास इनकम जनरेशन का नहीं है तो आगे नहीं जा सकते। तो इकोनॉमिक एंगल से प्लान बनाएं, सस्टेनेबिलिटी लिवेबिलिटी पे काम करें। उसके बाद एक रीजनल अप्रोच लें। आपने कहा बड़े शहर, तो एक रीजन का अप्रोच लेके एक शहर के बाहर जाएं और लास्टली एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं। तो इसके ऊपर हमने पूरा प्रोग्राम किया जिसमें कि हमने इकोनॉमिक प्लान्स भी बनाए और इस साल माननीय वित्त मंत्री मैडम ने एक CR स्कीम को भी लॉन्च किया टू फंड the projects which have been identified in these economic plans in the 4 cities which were taken up for preparation of the economic plan. नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम जो आपने उठाया है। ये अक्सर सोचने में नहीं आता है, इतनी बार बातचीत होती है कि हम बात करते हैं सड़क कम चौड़ी है, पार्क्स नहीं है, ओपन स्पेसेस नहीं है, लेकिन वो सब बनाने के लिए शहर के पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसका इकोनॉमिक्स क्या होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, इस पर और बातचीत करेंगे। अशोक सर, जब आप घर बनाते हैं इतने सुंदर सुंदर, अब मैं तो एक ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ तो बहुत ही अलग तरीके का माहौल है, मुंबई में, जहाँ करोड़ों के घर हैं और नीचे का सिनारियो एकदम अलग है, लेकिन अच्छी बात है कि वहाँ किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन दूसरे भी शहर हम देखें तो अब रीडेवलपमेंट तो दिल्ली में भी शुरू हो गया, सब कुछ है, चीज़ें कंजस्टेड होने लगी। गुरुग्राम में बहुत अच्छा था लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कंजस्टेड हो रहा है। तो घर तो अच्छे बन रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं, बहुत महंगे बन रहे हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे बन रहे हैं जहाँ नीचे उतर के फिर उस घर का मज़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता है। मैं अन्ना मैडम की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बात आपसे पूछता हूँ, तो एज डेवलपर आपके मन में भी ये बातें आती होंगी कि भाई हम इतनी सुंदर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिर उससे अलाइन हो, लेकिन हमारे शहर इस रास्ते पर डेवलप नहीं हो रहे। ऐसे डेवलपर आपको क्या कारण है इसका लगता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है विपिन जी। इनफैक्ट न केवल ये कि आप महंगे घर से नीचे उतर के आपको प्रॉब्लम हो, जब महंगे घर की आप बालकनी में आते हैं तो जो हवा आप ब्रीथ करते हैं वो हवा सबसे पहले आपको हिट करती है, एटलीस्ट साल में 45 दिन कम से कम हर हालत में। सो क्लियरली कुछ जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली शायद इकोनॉमिक स्टेटा को कट करती हैं, चाहे वो क्लीन एयर और सस्टेनेबिलिटी की बातें हों, चाहे वो ट्रैफिक और की बातें हों, चाहे वो कनेक्टिविटी की बातें हों। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअली, एंड अगेन आई मीन द फैक्ट इज़ कि सरकार के पास भी एक फाइनाइट पूल ऑफ फंड्स ही होता है, तो उसे कैसे बेटर एडमिनिस्टर किया जाए और जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वो प्राइवेट क्षेत्र के साथ कैसे मिलके इसमें काम कर सके। एक चीज़ जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है स्पेशली ऑन द ग्राउंड क्लीनलीनेस और ट्रैफिक कनेक्टिविटी उन चीज़ों के लिए, कि मोस्ट शहरों में हमारी जो म्यूनिसिपल गवर्नेंस है वो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। शायद पैसा तो धीरे धीरे म्यूनिसिपैलिटीज़ में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ सभी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी एनकरेज कर रही है, बट वुड दे हैव द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कि उसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, मे बी नीति आयोग या किसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत, वो बहुत आवश्यक है। बट आप सही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी एक ब्रॉड वर्ड है, बट डेफिनेटली क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर का एक्सेस, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिसपे अब ऑलमोस्ट एक वॉर फुटिंग पे काम होने की आवश्यकता आ गई है। राइट। अदरवाइज हालांकि हम खुद एक लग्जरी हाउसिंग कंपनी के वो हैं, लेकिन वो एक आइलैंड्स रहेंगे, उनका जो जॉइनिंग इकोसिस्टम है वो बहुत लैक करता रहेगा। राइट। गुलाम सर, इतनी रिपोर्ट्स आप करते हैं और उसमें वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ और तमाम चीज़ें, इंडिया की मैं बात करूं तो वो महंगे शहरों में तो शुमार होते हैं। आई थिंक जब आपने अभी रिपोर्ट निकाली थी लेटेस्ट, उसमें जो दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं उसमें दिल्ली भी था, उसमें मुंबई भी था, उसमें रियल स्टेट के टर्म्स में उसमें बेंगलुरु भी था और दूसरे और भी सिटीज़ थे। लेकिन जब हम दुनिया के दूसरे शहरों से कंपेयर करते हैं इन शहरों को,
तो ये महंगे हैं लेकिन उस स्केल पे नहीं खड़े हैं, ये डिफरेंस क्यों पैदा हो रहा है? ये सवाल आपका एक्चुअली इन कंटिन्यूएशन जो पहले आपने अशोक जी से या एना मैडम ने कहा था उससे जुड़ा हुआ है और डायरेक्ट कनेक्ट। और उमूमन हम ये कहने पर कई जगह काफ़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं, लेकिन जो मैडम ने कहा आज मुझे वो एनकरेजमेंट मिला है ये कहने के लिए कि हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है मास्टर प्लानिंग। बहुत सीरियस फ्लॉज हैं हमारे मास्टर प्लानिंग में। मैडम ने जिक्र किया रीजनल प्लानिंग का, विच इज़ द नेक्स्ट लेवल। जब हम शहरों के मास्टर प्लान हमारे दुरुस्त नहीं हैं, हम रीजन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक, लेकिन उस करने की बहुत ज़रूरत आज पेश आ रही है। कम से कम बेबी स्टेप्स ही कह लें, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब जब आप नमो एक्सप्रेस देख रहे हो जो मीरठ से सीपी को 1 घंटे के अंदर जोड़ रही है, उसका अगला फेज़ जो RRTS है, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, जहां हम ऐसे आसपास के जैसे सीपी से मीरठ को, अगला सीपी से अगला शायद राजस्थान जयपुर की ओर चल पड़े हैं हम। वहां पर तो 3 जो की रोड कॉरिडोर्स तैयार हो रहे हैं, इनके चलते हुए दिल्ली के आसपास का रीजनल प्लानिंग सारा चेंज हो रहा है। हमने काफ़ी सारा रोड डेवलपमेंट होता देखा, लेकिन रोड में अनफॉर्चुनेटली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं करते जितने रेलवे करती है, और वो स्पीड कॉरिडोर्स अब बनना शुरू हो गए हैं। तो फोकस तो आ रहा है रीजनल प्लानिंग पर, लेकिन अब भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जहाँ से आप अगर कंपेयर करने की शुरुआत करें, अगर आप, चूँकि हम ग्लोबल सिटीज़ की बात कर रहे थे, हमारी कोई भी सिटी प्लानिंग में ग्लोबल सिटीज़ पे कंपेयर नहीं कर पाती। चाहे आप वाटर लॉगिंग की बात कर लें या पोल्यूशंस की बात कर लें। अगर सर कुछ शायद दिसंबर जनवरी के महीने में पोल्यूशन की बात कर rहे थे, मुंबई में बरसात अगले 2 महीने कम से कम हम लोग घर में बंद हो जाएंगे कि जब बरसात पड़ती है तो हम बाहर नहीं निकल पाते। तो ये चीज़ें हर शहर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। बेंगलोर में इस तरह की कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो ओवरऑल प्लानिंग। अब आ जाते हैं साधन। हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज का। ये शायद पिछले 7-8 सालों में एक काफ़ी तब्दीली आई है। इससे पहले गवर्नमेंट के जो फंड रेजिंग थी, एसेंशियली बॉन्ड का भी आपने जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा इशू था मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वर डन ऑन EPC। उसके बाद में फिर वो हैम मेथड भी आया है, हाइब्रिड एन्युटी मेथड। लेकिन आजकल PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का काफ़ी एक नई वेव शुरू हुई है, जिसमें आपको प्राइवेट रिसोर्सेज भी, प्राइवेट फंडिंग आ रही है सामने। तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज है। कैपिटल है, लोग हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो अगला पड़ाव है वो अब शुरू हुआ है। आज से शायद 20 साल पहले चंद एक बैड एग्जाम्पल्स के कारण PPP बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन पिछले 4-5 साल में PPP की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, एयरपोर्ट्स तो खैर चल ही रहे थे, इवन IT में काफ़ी सारी चेंजेस PPP में आए हैं। तो कैपिटल की कमी नहीं है। लेकिन जैसा आप त्यागी सर कह रहे थे, ये जो एक चाहे वो थर्ड लेवल हो, आपने सिर्फ जिक्र किया थर्ड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ योर म्यूनिसिपैलिटीज़, AUMs, अर्बन लोकल ULMs वगैरह, उस लेवल पर अब तक प्रोफेशनलिज्म आ नहीं पाया है। फिर भी आप स्टेट लेवल या सेंटर लेवल पे आप बहुत बेहतरीन एफिशिएंसीज देख रहे हो, लेकिन लोअर मोस्ट लेवल पे एफिशिएंसीज आज भी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके कारण अभी तक इम्प्रूवमेंट ग्राउंड लेवल पे दिखना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आगे होता हुआ दिखेगा। राइट। मैं सोच रहा था कमल सर कि आपसे क्या सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो थोड़ा अलग किस्म का है, लेकिन एग्जैक्टली वहीं पे आके ये बातचीत रुकी जहाँ सवाल आपके लिए बनता है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन सिटीज़ बनाने के लिए मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। हमारा जो करंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, क्या वो हमें अलाउ करता है इतना मैसिव फंडिंग के लिए, या उसमें कौन से ज़रिए से ये हो पाएगा? क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो होगी। एना मैडम ने भी जो कहा वो यही बात थी कि हम कैसे ये निकालें कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं जो शहर को चलाती हैं, उनके पास एडिक्वेट पैसा हो ताकि वो चीज़ें कर सकें जो एक शहर के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, आपका सवाल समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत वाजिब सवाल है, और मैं फाइनेंस के फील्ड से भी बिलोंग करता हूँ और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैं दोनों को अगर साथ रख के देखता हूँ तो फाइनेंस निश्चित रूप से ग्रोथ के लिए पहला इंजन है, वो फाइनेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर
अगर मैं कहूँ कि किसी भी सिटी की एक नींव है, रियल एस्टेट उसका जीवन है और फाइनेंस उसके लिए ईंधन है। हमारे साथ पहले प्रॉब्लम क्या थी कि हम साइलोज में काम करते थे। सड़क बनानी है तो सड़क बनानी है, वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कैसे, उस सड़क एक बेसिक नीड को पूरा करना है। उसी के हिसाब से कॉलोनियाँ डेवलप हो गई, बेसिक। इवन बहुत सारे छोटे शहर ऐसे भी होंगे जहाँ आज भी सीवरेज की बेसिक व्यवस्था नहीं मिलेगी अपने को। हम जब हमारी बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में केवल मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई और बेंगलुरु है, लेकिन 2 टायर और 3 टायर में हम जाएंगे तो अभी बेसिक नीड की भी चैलेंज है। फाइनेंस की जहाँ तक बात है, फाइनेंस पे गवर्नमेंट के लेवल पे भी काम हो रहा है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये 2 साल, 3 साल, 5 साल के नहीं है, ये 15 साल, 20 साल, 25 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। इनको लॉन्ग टर्म फंडिंग की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट ने अभी नेविट करके जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के रूप में जो तैयार किया है, वहाँ से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास शुरू किया है। और उसके अलावा जो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसके अंदर आ रहा है इनविट और रीट के थ्रू, वो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। आज सुबह से जो हम चर्चा देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट को खड़ा रखने में एसआईपी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज जब फॉरेन प्लेयर इंडियन मार्केट से निकल के जा रहे हैं तो हमारे एसआईपी ने इस मार्केट को संभाला हुआ है। ठीक ऐसा ही कहीं न कहीं रियल एस्टेट मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में इनविट्स और रिट्स जो आ रहे हैं वो वही रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, घर हर आदमी हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कमाना शुरू करे और उसका घर उसका सपना नहीं हो। अगर आप उसके पहले 2-3 सपने पूछोगे तो उसमें घर सबसे पहली प्रायोरिटी में होगा, लेकिन उसको घर लेने तक करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन रीट्स और इन्विट्स जैसे मॉडल अभी आए हैं कि वो 5-5 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करके उसका मालिक बन सकता है। तो ये जो मॉडलिंग आ रही है और ये जो हमारे देश का पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। आज हमारे पेंशन फंड्स के पास 80 लाख करोड़ रुपए पड़ा है, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली यूज नहीं कर पाते। इंश्योरेंस कंपनियों के पास पैसा है, इवन गवर्नमेंट पीएसयूज की ट्रेजरी में खूब अच्छा पैसा है। प्रॉब्लम है म्यूनसिपल्स को तैयार करने की। जब हम जाते हैं म्यूनसिपल्स के पास बॉन्ड के लिए बात करने, तो हम देखते हैं कि उनके अकाउंट्स ही रेडी नहीं है, जैसा सर ने बताया। तो बहुत सारी चीजें, रेगुलेटरी अप्रूवल्स बहुत बड़ा चैलेंज है। आज प्रोजेक्ट्स में देरी फाइनेंस को अपने आप रोकती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, टाइमली कंप्लीट होगा नहीं होगा, आप पैसा दोगे। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कॉमर्शियल बैंकों पे डिपेंड है। कहीं भी कोई रेगुलेटरी चैलेंज आ गया, वो प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग लंबा हो गया, उसमें फिर फाइनेंस की तो ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे सिस्टम बाहर निकल रहा है। सर ने बताया जैसे पीपीपी मॉडल है, तो पीपीपी मॉडल इसीलिए हिट हो रहा है कि कोई भी कंपनी उसको बना के और उसके रीट्स के थ्रू उसको पैसे को रेज कर सकती है। तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन से वो पैसा इकट्ठा होकर वहाँ पे आ गया। तो थिंग्स आर गोइंग वेरी ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही है। और आप इन दिनों में जो शहर के नए पोर्शन डेवलप हुए हैं उनको आप देखोगे तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई बिलीव इन इंडिया ऑलवेज। सो और जब उस पैशन से काम होगा तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस कोई चैलेंज रहेगा। अच्छा, काम ऐसा नहीं कि नहीं होता है ना मैम। अगर हम बड़े शहरों की अभी मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 3-4 सालों में कई शहरों में हुई हैं। रोड नेटवर्क बेहतर हुए हैं, पुल वगैरह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेट्रो का जाल बिछ रहा है, बाकी और बेसिक एमिनिटीज़ भी बेहतर हुई हैं। लेकिन वहीं अगर एक बारिश थोड़ी बेमौसम हो जाए या 2 दिन लगातार पानी गिर जाए तो अच्छे अच्छे शहर रुक जाते हैं। तो जो अप्रोच है उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम है। और आपकी जैसे ये रिपोर्ट है मिलियन प्लस सिटीज़ वाली, जो इफ़ेक्टिव सिटी गवर्नमेंट्स की बात कर रही है, तो क्या अप्रोच लेकर चले? क्योंकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नो डाउट शहर को एक रफ्तार तो दे देते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर वो मात खा जाता है। तो इसमें मैं मिलियन प्लस में आऊँ इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो ये समय इतना नहीं है जो मैं समझा सकूँ जो काम हमने किया। बेसिकली
मास्टर प्लानिंग स्पेशियल प्लानिंग होती है, कहाँ सड़क आएगा, कहाँ CBD है, कहाँ ऐसे ऐसे पूरा। जो हमने बनाया है वो इकोनॉमिक प्लान है, वो ग्रोथ ड्राइवर डिटरमिन्ड है कि उस रीजन में क्या ग्रोथ ड्राइवर है, आपको वहाँ पे क्या बन रहा है, उसको कैसे चेंज किया जाए या कोई नया लाया जाए। तो जब ग्रोथ ड्राइवर डिटरमिन्ड है तब आप देखते हो कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका इकोनॉमिक लेवल बढ़ाएगा इस रीजन का, और उसके आसपास हमको और क्या क्या बनाना है। तो उस तरह का भी आप अशोका यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सोनीपत में है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बीच में, आसपास कुछ भी नहीं है। अगर मैं वहाँ फैकल्टी बन के जाऊँ, मैं सोचूंगी मेरे बच्चे हैं, अगर वो कहाँ पढ़ने जाएंगे, एंटरटेनमेंट जोन कहाँ है। तो उस तरह का हमने इसमें अप्रोच रखा है। तो ये इकोनॉमिक प्लान 60,000 फीट या मानिए 30,000 फीट, देन यू हैव टू ड्रिल इट डाउन फॉर अदर प्लान्स। तो वो आपको एक ध्येय देता है कि भाई हम यहाँ पहुँच सकते हैं और ये हमको करना है, जो कि हम पास्ट में नहीं करते थे। इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आती थी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैचअप नहीं कर पाता विद दी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने कहा कि रिएक्टिव हो जाते हैं हम, तो जब दोनों में तालमेल नहीं रहता तब ये आ जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने क्रिएट किया वो बर्डन नहीं उठा पा रहा ऑफ दी सराउंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ इसका एक तो प्लानिंग है, जो हम सोचते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, एक इकोनॉमिक एंगल से बनाएं, एक थोड़ा रीजनल एस्पेक्ट लाएं, तो उस तरफ हम जा सकते हैं। दूसरा है गवर्नेंस। गवर्नेंस पे जो ये रिपोर्ट लाए हैं उसमें हमने देखा कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे यहाँ सब जानते हैं कि मेयर कौन है न्यूयॉर्क का, हमारे में से आप पूछ लीजिए कि दिल्ली का मेयर कौन है या गुरुग्राम का मेयर कौन है। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? किसी की नहीं है। अगर गुरुग्राम में पानी भर गया कहीं पे, या दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, या NCR में प्रदूषण हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी जब तक सिटी गवर्नमेंट की नहीं होगी तब तक आप वो सिटी को एज अ सिटी डेवलप करने में, फिर जब प्रॉब्लम होती है तब इधर उधर चले जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो इसी चीज़ को उजागर करती है। इसने पूरा डिटेल किया कि कितनी पब्लिक सर्विसेज हैं, कौन उस सर्विस को डिलीवर कर रहा है, सिटी का उस सर्विस की डिलीवरी में कितना हस्तक्षेप है। आपको अब वाटर पाइपलाइन लगानी है तो सिटी गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि कोई स्टेट डिपार्टमेंट डिसाइड कर रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब आप एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी, जहाँ पे ये कहा जाएगा कि हाँ भाई द बक स्टॉप्स हेयर, ये इनका ये डिसीजन है, और सेंट्रलाइज्ड भी नहीं। जो काउंसिल फॉर्म होता है, मेयर इन काउंसिल टाइप, तो मेयर इन काउंसिल हो, डिफरेंट विभाग हो, और प्रॉपर HR की व्यवस्था हो। और ये हमने माना है कि ये चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। तो मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए हमने ये गवर्नेंस चेंजेस बोले हैं, और ये कहा है कि इनसे शुरुआत कीजिए, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में बाद में, एंड फिर बाकी चीज़ें भी उसमें है कि डिलीवरी ऑफ सर्विस वगैरह कैसे कैसे। राइट। तो मैं अभी ये डिस्कशन, हम शहर तक पहुँचे थे, यहाँ से हमें अपने घरों की तरफ जाना था, लेकिन मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे शाम के जो आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब, वो पधार चुके हैं। तो इस डिस्कशन को फिलहाल हम अभी अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सॉल्यूशन तक ही बातचीत करके रैप करेंगे, लेकिन आपके इनपुट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और एक अलग नज़रिया कि हम अपने शहरों की जो समस्या है उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं, उसकी एक अप्रोच है जो हम जानते हैं और दूसरी अप्रोच जो आप बता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।